हाँ, तो अपन लोगों ने जो कल कवर करा था, हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है? कल हमने काफ़ी अच्छे से एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस पढ़ा था। अगर उसमें किसी को डाउट है, क्योंकि मैंने किसी को शायद कहा था, स्नेहा को कहा था शायद, कि क्लास रिकॉर्डिंग देख लेना और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो कोई डाउट है तो मुझसे अनम्यूट करके कोई पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नो डाउट? नो डाउट, ठीक है, सॉर्ट ओके। ठीक है, फिर आज हमें ईएमआई से शुरू करना था, तो हम ईएमआई से कंसेप्ट शुरू करते हैं। आपका मोस्टली ऑनेस्टली कोर्स फिनिश सा हो ही गया है, क्योंकि इसके बाद आगे की मैंने पीडीएफ चेक करी थी, उनमें मेजरली रिवाइज ही कराया गया जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो नथिंग न्यू दैट पर से। ठीक है, तो हमारा आज ईएमआई वाला हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम दूसरी पीडीएफ है जितनी कवर हो पाएगी ये कर लेंगे। ठीक है, ओके। स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, मेरी स्लाइड सबको दिख रही है, तो हम इसको स्टार्ट कर देंगे। मेरे को अनम्यूट करके बता दे कोई। कोई यस अनम्यूट मैम, करके दिख बता। यस रही मैम। है। स्वीट स्वीट, ठीक है। ये मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हुआ है, एक सेकंड। ठीक है, और ओके। हाँ जी, तो ईएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है? पहली बात तो आपने ये बहुत जगह देखा होगा, ईएमआई लिखा होता है, राइट? ईएमआई की फुल फॉर्म होती है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हर महीने एक बराबर हिस्सा देना। किस चीज का बराबर हिस्सा देना? जैसे क्या होता है, आपने मान लीजिए वही आपने बैंक का लोन लिया, मान लीजिए आपने गाड़ी लेनी है, आपने घर लेना है, या मैंने जैसे एजुकेशन लोन लिया था, है ना? तो बैंक क्या करता है, बैंक आपको लोन देता है तो आपसे पैसे वापस भी माँगता है। तो पैसे वो आपको इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स में वो आपसे वापस माँगता है, कि आपने मुझसे मान लो बैंक, मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ, कि बैंक से मैंने 23 लाख का लोन लिया एमबीए के लिए। तो उन्होंने फिर क्या करा, उन्होंने उस लोन में इंटरेस्ट वगैरह जोड़ा जोड़ा, सारी कैलकुलेशन करी कि समय इतना निकलेगा, पैसा हम इतना और हमें एक्स्ट्रा चाहिए, इस पे 7% इंटरेस्ट चाहिए। सब उन्होंने कैलकुलेट करा, उन्होंने टोटल अमाउंट बनाया। फिर उन्होंने कहा आप हमें हर महीने 31,000 दे देना, अप टिल द एंड ऑफ 10 ईयर्स, मतलब 10 साल के लिए आप हमें हर महीने 10,000 दे देना, ओ सॉरी 31,000 दे देना, तो आपका लोन जो है वो चुकता हो जाएगा। जो वहां उन्होंने मेरे को 31,000 का अमाउंट दिया, जो मेरे को हर महीने 10 साल के लिए देना है, वो हमारा इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ जाता है, क्योंकि हम कंपाउंडिंग वाला पढ़ते हैं प्रिंसिपल। तो आई डोंट थिंक आपको वो करने की जरूरत है यहाँ पे, वो मतलब आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में सिर्फ इस कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, तो हम कंसेप्ट को ही समझेंगे। 1 साल का यहाँ पे दिया हुआ है, 1 साल वाले को हम देख सकते हैं एक बार, यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, कि आपने मान लीजिए 20,000 रुपए का लोन लिया स्कूटर खरीदने के लिए, है ना? और उस पे जो है साल का 10% इंटरेस्ट लगा, 10% 2,000 रुपए होता है, तो आपका 22,000 रुपए हो गया। अब आपको 22,000 रुपए पे करना है, तो आप एकदम से कहेंगे कि भाई साहब 22,000 रुपए तो बहुत ज्यादा है, कैसे दूं मैं? बट जैसे उसको हमने 12 से डिवाइड करा, हमें एक महीने का अमाउंट दिख गया 1833। आप फिर भी कहेंगे कि मैं महीने के 2,000 रुपए तो दे ही सकता हूँ, बट एकदम से मैं 22,000 कैसे दूंगा? सो ईएमआई क्यों लगती है? ईएमआई मतलब बेसिकली मैंने आपको कहा था कि बैंक बहुत लालची है ना? तो बैंक आपको ईएमआई क्यों करने देता है? इसके दो फायदे होते हैं बैंक को। एक तो ये कि आप बड़ी बड़ी चीजें खरीद लेते हैं, है ना? आप एकदम से घर, एकदम से गाड़ी नहीं खरीद सकते हो, है ना? मैं एमबीए ना कर पाऊं, मैं एकदम से कहां से लाऊं 23 लाख रुपए? बट उन्होंने मेरे को ये कहा कि आप एक काम करो, आप अपनी पढ़ाई पूरी करो एमबीए की, उसके बाद आपकी जॉब लगेगी, आप हर महीने 31,000 रुपए दे देना। मेरे को फिर भी लगता है कि मैं वो कर सकती हूँ, क्योंकि क्या होगा कि मेरी पढ़ाई खत्म होगी, मेरी जॉब लगेगी, मैं कमाऊंगी, तो मैं पैसे दे पाऊंगी, उससे मेरे को फायदा हुआ, बट उससे बैंक को भी कितना फायदा हुआ, क्योंकि बैंक को अपना इंटरेस्ट मिलता गया, मिलता गया, मिलता गया। क्योंकि मैंने तुमको कल भी मैथ करके दिखाया था कि 31,000 अगर मैं 10 साल के लिए हर महीने दूंगी, तो अराउंड 37 लाख 20,000 रुपीज बनता है। दैट मीन्स कि बैंक को भी यहाँ पे 17 लाख का कुछ का फायदा हो गया, सॉरी 14 लाख का कुछ का फायदा हो गया, और मेरे को भी फायदा हो गया। बट एट द एंड ऑफ द डे बैंक जो है, आई सेड कि बैंक लालची ही है ना? तो यहाँ पे भी बैंक ने यही करा है कि आप जाते हैं, आप कहते हैं हमें स्कूटर खरीदना है, और आपके पास मान लीजिए 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, या मान लीजिए स्कूटर है ही 20,000 रुपए का, तो आपको लगेगा 20,000 कितना बड़ा अमाउंट है, मैं तो कॉलेज जाती हूँ, मैं कैसे करूंगी? बट फिर आप कहोगे अच्छा 22,000 हो जाएगा इंटरेस्ट मोड़ के, एंड देन 12 से डिवाइड करेंगे, तो महीने के 2,000 तो मैं दे ही सकती हूँ, मेरी पॉकेट मनी तो है 6,000, मेरी पॉकेट मनी तो है 8,000, क्या मैं महीने के 2,000 रुपए नहीं दे सकती? है ना? तो आपके दिमाग में वो दर्द बहुत कम हो जाता है चुभने वाला, क्योंकि आपको लगता है कि थोड़े से ही तो पैसे हैं, महीना करके निकल जाएंगे। बट एक्चुअल में क्या होता है?
एक्चुअल में जब ये अमाउंट बड़ा होता है, ये इंटरेस्ट बड़ा होता है, तो आप बैंक को बहुत ज्यादा पैसे दे रहे होते हो। आपको वो छोटा अमाउंट होने की वजह से चुभ नहीं रहे होते। तो जैसे मैंने अपनी एमबीए का एग्जांपल दिया था कि मेरे को लगा कि भाई मैं 23 लाख रुपए कैसे दूँगी? कहाँ से लाऊँगी मैं? मैंने तो अभी कुछ जॉब करी ही नहीं है अपनी लाइफ में, है ना? तो मेरे को लोन बहुत बड़ा लग रहा था। तो उन्होंने मेरे को कम दर्द करने के लिए कह दिया, आप चलो महीने के 31,000 रुपए देना कि आप एमबीए करोगे, आप महीने के 60, 70, 80,000, 90,000 कमाओगे, आप 31 हमें दे देना। अब मेरे को दर्द लग तो कम रहा है, बट फिर मैंने मैथ करी। मैं कहा 31,000 10 साल के लिए हर महीने दूँगी मैं, तो मेरे 37 लाख रुपीज़ लग जाएँगे। जो सिर्फ 23 लाख रुपीस थे, मतलब मेरे 14 लाख रुपीस एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो वो दर्द को कम करने के लिए वो आपको ईएमआई करने देता है कि आपका दर्द कम हो और आप जो है ना अपनी चाह पे एक्ट करके, अपनी इम्पल्सिव परचेज पे एक्ट करके बड़ी-बड़ी चीजें खरीद ले, है ना? कि ये तो अच्छा लग रहा था, ईएमआई पे खरीदा, अब पेमेंट बाद में हो जाएगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल, अगर आपको कोई बहुत महंगी ड्रेस पसंद आ गई किसी कंपनी की, है ना? इतनी महंगी-महंगी कंपनीज होती हैं, है ना? शनेल वगैरह के कपड़े होते हैं, तो लुई विटॉन वगैरह के जूते होते हैं, है ना? तो वो आएँगे मान लीजिए 20,000 के 25,000 के, आप कहेंगे भाई साहब ये पैसे तो है ही नहीं मेरे पास। बट बैंक पता है क्या कहेगा? बैंक कहेगा आप एक काम करो, आप इस पे ₹2,000 इंटरेस्ट दे दो या ₹3,000 इंटरेस्ट दे दो और फिर आप इसको एक काम करना 12 महीने में इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर के दे देना। आपको लगेगा कि ठीक है मेरा तो फायदा हो गया, बट बैंक ऐसा हर किसी के साथ करता है, एवरी सिंगल पर्सन। और आपको पता ही है कि हम लोग तो हैं ही मन के ऐसा वीक एकदम, है ना? इम्पल्सिव परचेज हर कोई कर लेता है, तो बैंक इतने लोगों के साथ ये करता है, हर बंदे से बंदा 2,000 3,000 जोड़ते जाते हैं, राइट? तो अपनी इम्पल्स पे आप एक्ट करोगे तो आपके फ्यूचर सेल्फ को दिक्कत होगी। आप ये मान के चल रहे हो कि आपको फ्यूचर सेल्फ में इतने पैसे आएंगे, है ना? अगर आपने मान लीजिए 12 महीने की ईएमआई मान ली, तो आप सोच के चल रहे हो कि अगले 12 महीने तक मेरे अकाउंट में इतने पैसे आते रहेंगे कि मैं इसको दे दूं। आप ये कैसे मान सकते हो? खुदा ना खास्ता कुछ दिक्कत हो जाए, है ना? हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं आएँगे पैसे, फिर क्या करोगे आप? राइट? तो ईएमआई इसलिए एक बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि क्या होता है, खुदा ना खास्ता फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है, आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, फिर उस पेमेंट पे, उस अमाउंट पे आपको पेनल्टी चार्ज होगी कि आपने इस पे पेमेंट नहीं करी, वो अमाउंट और बड़ा बन जाएगा, है ना? तो ऐसे डेट ट्रैप में भी फँस सकते हो आप कि आपको पेनल्टी नहीं चाहिए थी, तो आपने किसी और से लोन लिया ताकि आप वो लोन चुकता कर सको। फिर अब अगले महीने क्या करोगे? अगले महीने भी पैसे नहीं आए, फिर कोई और लोन लिया ताकि इन दोनों लोन को चुकता कर सको। तो ऐसा साइकिल बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। फिर आप जब एक्चुअल में कमाना शुरू करोगे, तो आपके सारे पैसे यहीं चले जाएँगे। कुछ सेव ही नहीं हो पाएगा, राइट? तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो होती है, वो बड़े अमाउंट को छोटे-छोटे अमाउंट्स में पे करने का एक तरीका है, इंटरेस्ट ऐड करके, जिससे आपको दर्द कम हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो ऐसा छोटा-छोटा छुप रहा है ना? स्मॉल ब्लाइंड स्पॉट्स। इसलिए इसको इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कहते हैं। कोई भी आप अमाउंट पे करते हो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में, जैसे आप हम 1833 रुपीज़ पे कर रहे हैं हर महीना, तो इसमें से कुछ अमाउंट जो होता है वो एक्चुअल अमाउंट के लिए जाता है, प्रिंसिपल मतलब ये बोरोइंग जो आपने करी है 20,000, ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है ना? तो कुछ अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल के लिए जाता है, कुछ अमाउंट वो इंटरेस्ट के लिए जाता है। अगेन ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर बहुत लिखा नहीं हुआ है आपके कोर्स में। आपके कोर्स में केवल कांसेप्ट समझना लिखा हुआ है। तो आपको बस इतना समझना है कि जो हम ईएमआई देते हैं इक्वेटेड, इक्वेटेड मतलब इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट हम हर महीने देते हैं। उसमें से कुछ अमाउंट हमारा प्रिंसिपल चुकता करता है और कुछ अमाउंट हमारा इंटरेस्ट में जाता है ना? आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी थोड़ी देर में डाउट्स देखूँगी। अभी हम आगे की स्लाइड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अब यहाँ पे बेसिकली वही है, गुड लोन वर्सेस रिस्की लोन। गुड लोन में क्या लिखा हुआ है? टेकिंग एन एजुकेशन लोन फॉर एन एमबीए, क्योंकि क्या होगा, हम एजुकेशन लोन लेंगे तो हम खुद भी तो ज़्यादा कमा पाएँगे, है ना? तो कई बार हमने कल पढ़ा था कि लोन लेना कब जायज़ हो जाता है। हम खुद भी ज़्यादा कमा पाएँगे, हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। हमने इन्वेस्ट करा अपनी पढ़ाई में, हमारा रिटर्न जो है मान लो 20% 30% आ रहा है। बैंक को हमें 7% 8% या 10% ही देना है, तो हम वो लोन ले सकते हैं, है ना? तो ये चीज़ ना लोग एक्चुअल लाइफ़ में भी बहुत यूज़ करते हैं कि मान लीजिए एक बिज़नेस है, एक बिज़नेस को एक बड़ी मशीन खरीदनी है। वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि अच्छा मैंने बड़ी मशीन खरीदनी है और मेरे को बैंक से लोन लेना पड़ेगा और बैंक से लोन मेरे को मिल रहा है 10% पे, और मैं उस मशीन से जब सामान लेके बेचूँगा, खरीद के बना के बेचूँगा, तो मेरे को रिटर्न मिल जाएगा 25% का। तो कहेगा ठीक है मैं ले लेता हूँ, क्योंकि फिर मेरे को 10% देना है और 25% मेरे को मिल रहा है। मतलब मेरे को केवल मतलब 15% मेरे को फिर भी एंड में मिल रहा है ना? तो लोग ऐसे रियल लाइफ में भी ऐसे इवैल्यूएट करते हैं। इसका कांसेप्ट कैपिटल बजटिंग होता है, जो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बट रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन बहुत है इन चीज़ों की, है ना? और इसका एक बहुत सिंपल सी वन लाइनर एग्जांपल है कि आपको जितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, आपने जो इन्वेस्ट करे पैसे, उस पे जो आपको रिटर्न मिल रहा है, वो बड़ा होना चाहिए किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उस पैसे पे। एज़ सिंपल एज़, है ना? तो यहाँ पे वही 2 सिनेरियो लिखे हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए का स्मार्टफ़ोन ईएमआई पे खरीदते हैं, तो उससे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, है ना? आपने एक एक आईफ़ोन लिया,
अब आईफ़ोन से अगर आप कमा रहे हैं, है ना? आप अपनी क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, वो अलग चीज़ है। बट आपने मज़े-मज़े में आईफ़ोन ले लिया कि हाँ, फ़ोटोज़ अच्छी आएँगी, मज़ा आएगा, अच्छा लग रहा था, है ना? कूल लुक आएगी, लोगों को लगेगा मैं बहुत अमीर हूँ। तो वो बकवास है। वो आप अपना लाइफ़स्टाइल फंड कर रहे हो। हमने कल भी सीखा था ये चीज़ को। 2 टाइप के एक्सपेंस होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंस, एक होता है कैपिटल एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है? रेवेन्यू मतलब आपके रोज़मर्रा के खर्चे। कैपिटल एक्सपेंस मतलब कुछ बनाना, कैपिटल मतलब एसेट बनाना। एसेट बनाना मतलब घर बनाना, गाड़ी बनाना, राइट? एसेट बनाना। तो अगर आप अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए, अपने लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने के लिए पैसे ले रहे हैं, ईएमआई ले रहे हैं, तो आपसे बड़ा बुद्धू कोई नहीं है। क्योंकि उसपे कोई रिटर्न ही नहीं है, वो पैसा तो मिट्टी में गया। आपने जूतों के लिए पैसे ले लिए, आपने घड़ी के लिए पैसे ले लिए, आपने कपड़ों के लिए पैसे ले लिए, आपका रेवेन्यू रोज़मर्रा का खर्चा है। इसके लिए लोन लेना एकदम फुद्दू बात है। बट ऑन द अदर हैंड आपने कैपिटल एक्सपेंस लिया। कैपिटल मतलब जिससे आप एक एसेट क्रिएट कर सको, है ना? एक घर क्रिएट कर सको, मे बी गाड़ी को भी हम एसेट मान लेते हैं क्योंकि आपको कन्वीनियंस आ जाता है, उससे कंफर्ट आ जाता है ना? या फिर मैं जैसे खुद को एसेट बना रही हूँ, मैंने कल कहा था, है ना? मैं पढ़ाई करके मैं खुद को एसेट बना रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा कमा पा रही हूँ, है ना? तो ऐसे अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए या खुद की ग्रोथ के लिए, है ना? हमने पढ़ा था ग्रोथ इन लाइफ, हमने 2 वर्ड यूज़ पढ़े थे यहाँ पे, हेल्प्स इंप्रूव फ्यूचर लाइफ और इनकम। तो इन दोनों चीज़ों के लिए अगर आप पैसे ले रहे हैं तो वो गुड लोन है, वरना वो बबल बी में आ जाता है, जो जिससे बड़ी फुद्दूपंती कोई नहीं होगी, राइट? Too many EMIs create intense financial pressure. Always check if an EMI fits your monthly budget. हाँ, तो हमने ये भी पढ़ा ही था कि आप उतना ही लोन लें जितना आपकी पे करने की क्षमता हो। अगर आप कहते हैं कि हमें 8,000 रुपए पॉकेट मनी मिल रही है और फिर भी आप महीने के 2,000 रुपए लोन में दे रहे हैं, तो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3,000 पॉकेट मनी और 2,000 लोन में जा रहे हैं। 1,000 में कैसे महीना काटोगे, है ना? तो आपको हर चीज़ को अकाउंट फॉर करना है कि पहली बात तो ये गुड लोन है कि बैड लोन है, और ये गुड लोन है भी, तो क्या मैं इसको चुकता करने लायक हूँ आज की डेट पे, या मैं इसको बाद में ले सकता हूँ? ऐसा, ठीक है? ओके, ये हमने कल भी पढ़ा था। ये मैंने आपको सिबिल स्कोर करके पढ़ाया था कि आप बैंक को कितना सिरदर्द देते हैं, उसके हिसाब से आपका स्कोर कैलकुलेट होता है। अगर आप मान लीजिए आपको 30 लाख रुपए का लोन सैंक्शनड है और आप पूरे 30 लाख का लोन ले लेते हैं, तो बैंक कहेगा भाई साहब क्या भूखा नंगा आदमी है, जितने पैसे हम दे रहे थे इसने सारे के सारे ही ले लिए, है ना? तो अगर आप पूरे अमाउंट का लोन ले लेते हैं, या आप जो है लोन टाइम से पे नहीं करते हैं, या लोन बिल्कुल ही एंड टू एंड पे करते हैं, तो बैंक को समझ आ जाएगा कि इस बंदे की ना हालत खस्ता है? ये बस किसी तरीके इसने लोन लिया और किसी तरीके इसने लोन चुकाया है। इसको लोन देना बड़ी सिरदर्दी है। हो सकता है अगली बार लोन ले चुकाए ही ना, है ना? तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है, बैंक को आप सिरदर्द लगते हो। ऑन द अदर हैंड बैंक देखता है कि हाँ, इसको 30 लाख का लोन सैंक्शन था, इसने 23 लाख का ही लिया है, तो ठीक है। फिर इसको 10 साल दिए थे हमने पेमेंट करने के लिए, इसने 7 साल में पेमेंट कर दी, बताओ। और इसकी सारी पेमेंट टाइम से आई, और टाइम से पहले भी कितनी सारी आ गई। तो बैंक खुश हो जाता है। बैंक सोचता है कि हाँ, ये दोबारा बंदा लोन लेगा ना, तो इसका बिहेवियर ऐसा ही रहना चाहिए, तो हम इसको हल्का सा इंटरेस्ट पे डिस्काउंट भी दे देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमसे लोन ले, हमारी सिरदर्दी कम हो, है ना? तो आपका सिबिल स्कोर जो होता है, क्रेडिट स्कोर बोर्ड, इसको सिबिल कहते हैं, CIBIL। एक बार गूगल करके मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने कल भी सिबिल सिबिल बोला था। CIBIL, सिबिल स्कोर। ये देखो, योर सिबिल स्कोर इज अ 3 डिजिट न्यूमेरिक समरी ऑफ योर क्रेडिट हिस्ट्री। आपने जो जो अभी तक उधार लिए हैं, उसकी ये समरी होती है। 3 डिजिट इसलिए लिखा है क्योंकि 3 डिजिट का स्कोर होता है आपका, है ना? इसकी रेंजेस लिखी हुई है यहाँ पे, आई थिंक 700 800 तक होती है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये लिखी हुई है सिबिल स्कोर की। ये देखो, मैंने 800 900 तक होती है बेसिकली, है ना? तो ये ऐसे सिबिल स्कोर की रेंजेस होती हैं। अब आप जैसा एक्ट करते हैं लोन लेने, आपका जैसे आपके फाइनेंशियल्स कोई कंपनी रीड करती है, मतलब सॉरी, लोन देने से पहले कोई बैंक रीड करता है, फिर आप कैसे-कैसे एक्ट करते हैं, ये एक कॉमन इंस्टीट्यूशन होता है, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन जाती है ना? कि अगर मैंने मान लो मैं एक्सिस बैंक से लोन लिया और मैंने टाइम से चुकता कर दिया और मैंने लोन भी कम लिया, तो वो क्या करेंगे, वो आगे इन्फॉर्मेशन भेज देंगे एक सेंट्रल ब्यूरो को कि मिष्टी एक अच्छी लोन टेकर है, मिष्टी सिरदर्द नहीं देती है। अब मैं किसी भी बैंक के पास जाऊँ, किसी भी बैंक के पास, उसको ये बात पता होगी। तो एक एक कॉमन इन्फॉर्मेशन पोर्टल बन जाता है जिसको सारे बैंक यूज़ करते हैं, और कॉमनली रेफर करते हैं कि कोई ऐसा गलत बंदा किसी और के पास ना जाए। मान लो मैं एक्सिस बैंक के साथ घपला करा, फिर मैं आईसीआईसीआई पे चली गई कि हाँ, हाँ, अब यहाँ से लोन लूँगी। तो आईसीआईसीआई को पहले ही पता होगा कि मेरा बहुत ही बुरे हालात है, क्योंकि मेरा जो क्रेडिट स्कोर होगा या तो वो एवरेज होगा या वो पुअर होगा। फिर वो लोन नहीं देंगे, है ना? तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपने सिबिल स्कोर अच्छा मेंटेन करके रखें, और ऐसा रेंजेस होता है सिबिल स्कोर में। आप लेंगे क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, तो या लोन वगैरह लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। दोनों पे होता है, क्रेडिट कार्ड पे भी, लोन पे भी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके से लोन ही है, क्रेडिट है ना? आगे चलते हैं, ठीक है? ओके।
What is it? A three-digit number showing how responsibly a person handles borrowed money. ये हमने अभी देखा कि कैसे कितना रिस्पॉन्सिबली पैसे जो ले रहा है बंदा उधारी पे उसको कैसे हैंडल कर रहा है. What it reflects. उस समय क्या पता चलता है सिबिल स्कोर से कि कैसा बिहेवियर है रीपेमेंट का, टाइम से रीपे कर रहे हैं, पेनल्टी चार्ज हो रही है, टाइम से पहले रीपे कर रहे हैं, फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड है कि नहीं. मतलब बेसिकली आप अपना हिसाब कैसा रखते हैं. क्या आप ऐसे इंसान हैं जो आपको मंथ की स्टार्टिंग में सैलरी आती है 15 तक खत्म हो जाती है फिर आप लोन नहीं दे पाते हो. क्या आप ऐसे इंसान हैं या आप ऐसे इंसान हैं जो जैसी सैलरी आती है लोन का अमाउंट देते हो फिर अपना खर्च निकालते हो. सब पता चल जाएगा ना क्योंकि सब रिकॉर्ड होता है कि कब पेमेंट आई है ना, कितना बोलने के बाद पेमेंट आई, पता चला रिकॉर्ड हो रहा है कि 10 कॉल करी उसके बाद पेमेंट आई चाहे टाइम से आ गई हो. क्यों हुआ ऐसा? ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट. सर हर चीज टाइम से होगी तो आपका स्कोर सबसे अच्छी साइड पे जाएगा. एंड ट्रस्ट वर्दीनेस, ऑब्वियसली अगर आप ट्रस्ट वर्दी हो तो मैंने बात भी करा था कि आपको कम इंटरेस्ट पे भी बैंक लोन दे देता है कि मार्केट में कम से कम इंटरेस्ट जो है वो 6% है, 7% है, तो बैंक आपको उतने पे ही दे देगा क्योंकि बैंक खुश है. बैंक को पता है आप सिरदर्दी नहीं हो, आप फायदा ही फायदा हो, है ना. द गोल्डन रूल, बैंक्स ऑलवेज चेक द स्कोर बिफोर गिविंग यू अ लोन. ये अभी समझाया मैंने, ठीक है. वाई और क्रेडिट स्कोर मैटर्स, ये भी हमने पढ़ा था, एक बार फटाफट से दोबारा पढ़ लेते हैं, कल भी हमने पढ़ा था इसको. ईजियर लोन अप्रूवल्स, अगर ज्यादा क्रेडिट स्कोर होगा आपका लोन आराम से अप्रूव हो जाएगा, है ना. अच्छा एक चीज और होती है बैंक के लोन में, आपको याद होगा हम कोई चीज को गिरवी रखते हैं कई बार, है ना. कोलेटरल कहते हैं उसको, है ना, किसी चीज को गिरवी रखना. अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है हो सकता है बैंक आपको बिना कोई चीज गिरवी रखे लोन दे दे. समझ रहे हो तुम, है ना. अगर मान लो जैसे मैं एजुकेशन लोन लेती हूँ ना, एजुकेशन लोन में भी कुछ गिरवी नहीं रखना होता क्योंकि एजुकेशन लोन किसी की बढ़ोतरी के लिए होता है ना, तो उसमें भी लोन नहीं लेना होता. बट मान लो मैं गाड़ी का लोन ले रही हूँ या मैं घर का लोन ले रही हूँ तो बैंक मेरे को कहेगा कि भाई बड़ी सी चीज का मेरे को वो भी दो, कि तुम बाई चांस तुमने पैसे नहीं दिए और तुम कहीं भाग लिए, मैं क्या करूंगा. तो कहते हैं कि कोई और घर या कोई और गाड़ी जो है जिसको मैं बेच सकूं, जिसको मैं जब्त करके बेच सकूं, मेरे को उसके कागजात दो, और वो कागजात मेरे पास रहेंगे जब तक आप जो अपना लोन पूरा चुकता नहीं करते, है ना. तो यहाँ पे ये भी होता है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर ज्यादा है हो सकता है बैंक कहे कि कोई बात नहीं, आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, या आप कम अमाउंट की चीज भी गिरवी रख दोगे मेरे को तब भी चलेगा क्योंकि मेरे को आप पे विश्वास है ना. बट अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो है तो वो कहेगा भाई साहब आपको गाड़ी लेनी है ना, आप अपना घर गिरवी रखो. उसको आप पे विश्वास ही नहीं है, आप इतना सिर दर्द करते हो, बैंक कहता है कि तू निकल गया ना, एटलीस्ट मैं बेच तो पाऊंगा, मैं अपने पैसे तो पूरे कर पाऊंगा, है ना. तो ये होता है. तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है. इजी यहाँ पे लोन अप्रूव हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट कम लगेंगे, ट्रस्ट अच्छा मिलेगा बैंक से. रिजेक्शन रिस्क बहुत हाई है, जैसे मैंने बताया था कि मेरे एक फ्रेंड है, उसको एजुकेशन लोन भी नहीं मिल रहा है. उसका सब काफी काफी अच्छे इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस में से एक कॉलेज में उसका एमबीए का नाम आ गया है, उसको लोन ही नहीं मिल रहा क्योंकि उसने पिछले लोन बड़ी मुश्किल से चुकता करे थे, है ना. कॉल मिल मिल के पेनल्टी भर भर के उसने अपने पिछले लोन चुकता करे, अब उसको लोन ही नहीं मिल रहा है ना. इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो जाता है, उसको लोन मिलेगा भी तो मेरे को तो 7% पे मिल गया, हो सकता है उसको 9% 10% पे मिले, है ना. तो धीरे धीरे करके अमाउंट बहुत बड़ा बन जाएगा क्योंकि 7% पे तुमने देखा अमाउंट कितना बड़ा बन गया, सोचो 10% पे क्या हाल होगा बेचारे का, है ना. या फिर वो ऐसा वो साहूकार वगैरह से लोन लेगा, वो ऐसा बड़ा बड़ा लोन लगा देंगे, बड़ा बड़ा इंटरेस्ट लगा देंगे, है ना, परेशान करने लगेंगे. क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलता है. तो आपने देखा कि अगर आप सही काम करते हैं, विश्वासघात नहीं करते हैं, टाइम से लोन पे करते हैं, तो आपको कितने फायदे हैं. आपको आराम से लोन मिलेगा, आपको कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, हो सकता है आपको कुछ गिरवी ना रखना पड़े. कुछ गिरवी ना रखना पड़े ना, उसको कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन, कि हमने सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं रखा, है ना. तो आपको हो सकता है कुछ गिरवी ना रखना पड़े, बैंक को आप पे ट्रस्ट है, बैंक आपको कॉल नहीं करेगा, बैंक को पता है कि ये बंदा अच्छा है, टाइम से पे कर देता है. लो क्रेडिट स्कोर होगा तो आपको कोई बहुत बड़ी चीज हो सकता है गिरवी रखनी पड़े, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़े, हो सकता है आपको लोन मिले ही ना, है ना? हो सकता है आपको क्रेडिट कार्ड मिले ही ना, है ना? तो ये सब फ़र्क पड़ता है आपके सिबिल स्कोर से, जो एक 3 डिजिट नंबर होता है जिसकी रेंज हमने अभी देखी थी। ठीक है? ओके। द डेट ट्रैप, ये तो हमने कल पढ़ा ही था। कितनी स्लाइड्स रहती हैं इसमें पीपीटी में? ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। 1 मिनट। डेट ट्रैप हमने बहुत बार पढ़ा है। पर एक एग्जांपल से फिर से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ईएमआई का एग्जांपल लेंगे। क्या करेंगे? जैसे अभी हमने पीछे देखा था स्कूटर वाला। ये स्कूटर के लिए आपने पैसे लिए, आपके 22,000 रुपए थे. मैंने आपको कहा था कि अगर आप 12 महीने पे ईएमआई पे ले रहे हैं स्कूटर को, तो आप ये मान के चल रहे हो कि 12 महीने आपके पास पैसे आते रहेंगे. अब मान लो खुदा ना खास्ता 1 महीने आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपकी सारी सेविंग्स उड़ गई, आपके अकाउंट में कुछ नहीं बचा. अब ये पैसे कहाँ से दोगे 1833? कहाँ से दोगे पैसे? तुम्हें पता है तुम नहीं दोगे, तुम पे बहुत बड़ी पेनल्टी लग जाएगी. तो तुम क्या करते हो? तुम एक लोन लेते हो. एक लोन लेते हो छोटे से टाइम का,
मान लो क्रेडिट कार्ड से लोन ले लेते हो, क्रेडिट कार्ड कितना रिस्की होता है, उससे लोन लेते हो छोटे से टाइम का और ये पैसे भर देते हो। अब अगले महीने क्या होगा? अगले महीने भी मान लो तुम हॉस्पिटल में ही थे। अगले महीने तुमको 2 लोन देने हैं। 2 लोन कैसे देने हैं? एक तो ये 1833 क्योंकि 1833 तो हर महीने देना है ना? और साथ में तुमको क्रेडिट कार्ड का भी लोन देना है। समझ रहे हो तुम? अब तुमको 2-2 लोन देने हैं, तो तुम क्या करोगे? भाई साहब इस महीने भी पैसे नहीं आए, तो तुम फिर से एक और लोन लोगे जिससे तुम्हें दोनों लोन दे पाओ। फिर अगले महीने क्या होगा? अगले महीने तुम्हारे पास 3 लोन हो गए। अगर अब तुम पेमेंट कर रहे हो और तुम्हारे पास पूरे पैसे नहीं है, तो तुम पूरे करने के लिए फिर से एक लोन लोगे। तो तुम लोन पे लोन पे लोन पे लोन ले रहे हो, किसी पे इंटरेस्ट लग जाएगा, किसी पे पेनल्टी लग जाएगा और तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी क्योंकि कुछ सेव नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ते हैं। टेक अ लोन, बाय ऑन ईएमआई, ऐसा करते हो तुम। ईएमआई प्रेशर पड़ता है क्योंकि तुम्हारा बजट टाइट है या उस महीने तुम्हारी कोई अनहोनी हो गई, तुमने पेमेंट मिस करनी है या फिर तुमको पेमेंट पे करनी है, तो तुम उसके लिए भी न्यू लोन लेते हो ताकि तुम पिछला पेमेंट पे कर सको। मान लो तुम चाहते हो कि हमारी पेनल्टी ना लगे, हमारा नाम ना खराब हो, तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले लेते हो, है ना? अब आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट तो ले ली, बट अगला महीना आपको क्रेडिट कार्ड की भी पेमेंट देनी है और फिर वो ईएमआई है क्योंकि वो मंथली इंस्टॉलमेंट है, वो हर महीने आती है, आपको वो भी पे करना है, तो आपको 2 लोन पे करने हैं। अब आपने उसको पूरा करने के लिए, उसके इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, पेनल्टी को पूरा करने के लिए फिर एक और लोन लिया। अगले महीने आपके पास 3 लोन आ गए। आपने उसका पेमेंट करा, आपके खाने-पीने के पैसे नहीं बचे, फिर आपने खाने-पीने के लिए लोन लिया। तो वो साइकिल खत्म ही नहीं होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि लोन लो, बट फिर हमने देखा गुड लोन, बैड लोन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग लोन लो और उतना ही लोन लो जो आपकी चुकाने की क्षमता हो। ठीक है? अ डेट ट्रैप हैपेंस व्हेन समवन कीप्स टेकिंग न्यू लोन्स जस्ट टू रीपे द ओल्ड लोन्स, है ना? वार्निंग, using a credit card loan to pay off a bike EMI is financially dangerous. Loans should solve problems, not create bigger ones. जैसे हमने भी बात करी वही स्कूटर की, एकदम वही एग्जांपल है। ये पहली बात तो आपका ऐसा लोन आप ले रहे हो जिससे कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ना? और फिर मान लो कि आपके वो महीने के बजट में भी बहुत टाइट हो रहा है। मान लो आपको 3000 रुपए मिलता है महीने का और 2000 आपके लोन पे जा रहे हैं, तो बहुत ही टाइट बजट में आप जी रहे हो। तो उसके चक्कर में लोन लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है और फिर आगे इंटरेस्ट, फिर लोन, फिर पेनल्टी, फिर इंटरेस्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो पहले तो हमको गुड लोन लेना है, ऐसा लोन लेना है जिससे लाइफ कन्वीनिएंट हो, लाइफ अच्छी हो और इनकम बढ़े। और दूसरा उतना ही लोन लेना है जितनी चुकाने की कंफर्टेबली क्षमता है ना? अनहोनी में भी क्षमता होनी चाहिए कि होनी अनहोनी में भी अकाउंट में 1000 रुपए तो पड़े ही रहते हैं, तो 1000 का लोन ले लो। ऐसा, ऐसा लोन ले लो जिसमें 1000 रुपए जाने। ठीक है। रूल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल बोरिंग, बोरो करते हुए ये सवाल अपने आप से पूछें। पहले पूछिए क्या ये लोन लेना सही में ज़रूरी है? क्या इससे मेरी लाइफ में कुछ ग्रोथ आएगी, लाइफ में कुछ बढ़ोतरी आएगी? या फिर कुछ मतलब ग्रोथ बढ़ोतरी क्या, कोई हॉस्पिटल में तो भी लोन लेना ही पड़ता है। तो आपको पूछना है अपने आप से क्या ये लोन लेना ज़रूरी है? अगर लोन लेना ज़रूरी है तो इसकी आप बैंक के पास जाएँ, बैंक से बात करें कि आप कितना इंटरेस्ट लोगे, फिर बैंक से ईएमआई पूछें कि कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। फिर आप देखेंगे कि अच्छा मैं 20,000 रुपए कमाता हूँ, मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 4,000 रुपए बन रही है। तो हो जाएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? कंफर्टेबली फिट हो जाएगी ईएमआई, है ना? फिर उसके बाद तुम इंटरेस्ट रेट कंपेयर करो। ऐसा ना हो तुम पहले बैंक के पास गए, पहले बैंक ने बोला तुमको 9% इंटरेस्ट है, तुमने उसको दे दिया। नहीं, जैसे मैंने भी अपना एजुकेशन लोन लिया था ना, मैंने कम से कम 5 जगह बात करी। एक जगह उन्होंने मेरे को बोला रेट है 8.75, एक जगह उन्होंने मेरे को बोला रेट है 7.05, एक जगह बोला रेट है 7.5, एक जगह बोला रेट है 6.75, एक जगह बोला 7। तो ऐसे 4-5 जगह मैंने बात करी और फिर मैंने देखा कि कहाँ पर कम पड़ रहा है और फिर उनसे डॉक्यूमेंट्स बनवाए, राइट? तो फर्स्ट हिट पे नहीं करना है, अपनी कन्वीनियंस नहीं देखनी है, देखना है सबसे कम लोन कहाँ पड़ रहा है। मैंने अपने दोस्तों से भी बात करी जो ऑलरेडी एमबीए कर चुके हैं कि तुमने कहाँ से लिया था, कौन सिर में दर्द नहीं करते, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। पता चला कि मैंने लोन तो ले लिया है, बट वो इंस्टॉलमेंट दे ही नहीं रहा मेरी, है ना? मेरी एजुकेशन लोन की जो इंस्टॉलमेंट है, जो मेरे कॉलेज के पास वो एक-एक करके जाती है। हर महीने एक इंस्टॉलमेंट जाती है या मान लो कि साल में 2 बार इंस्टॉलमेंट जाती है। पता चला वो इंस्टॉलमेंट दे ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूँगी? मेरे को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मेरे को तो ज़्यादा इंटरेस्ट वाला फिर और किसी से लोन लेना पड़ेगा फटाफट, है ना? तो कन्वीनियंस भी देखो, इंटरेस्ट रेट भी देखो, है ना? पता चला मैं फ़ोन करती रहती हूँ, फ़ोन ही नहीं उठाते, फ़ायदा क्या है फिर मेरा, है ना? तो हमें कन्वीनियंस भी देखनी होती है, हमें इंटरेस्ट रेट भी देखना होता है, ठीक है? और फिर रीपेमेंट पीरियड कितना लंबा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना लंबा रीपेमेंट पीरियड होगा, उतना ज़्यादा आप इंटरेस्ट देते जाओगे बैंक को और उतना वो अमाउंट बड़ा बन जाएगा। जैसे वही 23 लाख का लोन मैं बता रही थी, तो वो 10 साल तक अगर एक्सटेंड हो रहा है, तो मैं बैंक को 37,20,000 रुपीज़ दे रही हूँ, जिसमें 14 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, जिसमें एक गाड़ी आ जाएगी। सोचो मेरे दिल पे कितना चुभता है जिसमें एक गाड़ी आ जाएगी। तो रीपेमेंट पीरियड समझना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं बैंक को जल्दी दे दूँ, क्योंकि मैं जल्दी दूँगी तो क्या होगा, वो आगे का जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ले रहा है ना वो ज़्यादा टाइम का, वो क हट जाएगा। सिर्फ़ फिर मेन पैसे जाएँगे, जो प्रिंसिपल पैसे हैं केवल वो जाएँगे, इंटरेस्ट अपने आप कम हो जाएगा क्योंकि आगे का इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। वो कह रहा है कि मैं तेरे से 10 साल का इंटरेस्ट ले रहा हूँ। मैं कहती हूँ देखो मैं 5 साल में पैसे दे दूँगी, तो वो आगे के 5 साल का इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, सिर्फ़ प्रिंसिपल अमाउंट वापस जाएगा, है ना? तो आप
अपना लोन जल्दी चुकता कर सकें, कम से कम उस पे इंटरेस्ट जाए, वो लोन एक गुड लोन हो और वो ईएमआई आपकी बजट में आराम से फिट होती हो। ये सारी चीजों को आपको देखना चाहिए वंस यू आर आउट टेकिंग अ लोन। और इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली कंपेयर करें, गो फॉर द चीपेस्ट इंटरेस्ट रेट पॉसिबल। ठीक है, बोरो ओनली व्हाट यू कैन कंफर्टेबली रीपे, ये हमने पढ़ लिया था। लोन्स आर टूल्स, यूज देम वाइजली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है हमको। Recap: you borrow the loan, pay for it via interest, manage it monthly through your EMI, and build a future reputation with your credit score. तो आप पैसे जो बोरो करते हैं, आप पैसे बोरो करने के लिए उस पे इंटरेस्ट देते हैं, उस पे रेंट देते हैं, उस पे ब्याज देते हैं, उसको आप मंथली रीपे कैसे करते हैं? अपनी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट से। इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स आप उसको हर महीने रीपे करते हैं। और अगर आप अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, जैसा भी करते हैं, आपकी फ्यूचर रेप्यूटेशन कि ये बंदा कैसा लोन टेकर है, वो आपके क्रेडिट स्कोर, आपके सिबिल स्कोर से बिल्ड होती है, आपके लोन लेने देने के तरीके से बिल्ड होती है ना? तो यहाँ पे यही लिखा है कि आप बोरो करते हैं पैसे, उसके लिए आप अपने ब्याज से पे करते हैं कि आपने किसी से रेंट लिए, किसी से आपने पैसे रेंट पे लिए, तो आप उसके लिए ब्याज पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। उसको आप वापस कैसे करते हैं? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट से। और अपनी फ्यूचर रेपुटेशन अच्छी या बुरी आप अपने क्रेडिट स्कोर से क्रिएट करते हैं बाय पेइंग द लोन इन अ टाइमली मैनर और एन अनटाइमली मैनर। गाइस, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? माय नेटवर्क जस्ट वेंट आउट फॉर अ मिनट। एक मिनट। कैन यू गाइस स्टिल सी मी, हियर मी? एम आई स्टिल कनेक्टेड? इफ यस, प्लीज यस लिख दो चैट में। यस, ओके, ठीक है। ओके, आई थिंक हमारी ये वाली पीपीटी खत्म हो गई है। ये आपका असाइनमेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको फिर जहाँ पे भी सबमिट करना होगा आप कर देंगे अपनी ग्रेडिंग के लिए। Identify one useful loan you might consider taking in the next 5 years. Explain why it is a smart choice. Identify one risky borrowing decision a student might make today. Explain the dangers of that decision. Mention why timely repayment of any loan is critical for your future. I hope इसमें कोई डाउट नहीं है असाइनमेंट में, अगर है तो वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, इससे पहले कि हम अगली स्लाइड शुरू करें, मेरे को प्लीज बता दो किसी को कोई भी डाउट है तो अनम्यूट करके खुद को आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम अगली पीपीटी शुरू कर सकते हैं। नो मैम। ओके, कोई डाउट है? शबनम, आपको कोई डाउट है क्या? आपने यस मैम लिखा है? नो डाउट। ठीक है, क्लियर है। ओके, नो डाउट। ओके, नो डाउट। ठीक है, अगली पीपीटी शुरू करते हैं। अब बेसिकली आप समझो, आप आराम से ना फ्लो में आ जाओ, क्योंकि अब मोस्टली रिवीजन है आगे का, जो है फाइनेंशियल प्लानिंग है। हमने फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ा था, फाइनेंशियल प्लानिंग उससे रिलेटेड ही है, तो कुछ टेढ़ा नहीं है, अब सब चिल है आगे। आपकी मेरे ख्याल से 3 क्लासेस आज के बाद 2 क्लासेस और हैं आपकी, तो ज़्यादा का रहता भी नहीं है कोर्स। तो आई थिंक वी आर गुड विद एवरीथिंग वी हैव डन। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है बेसिकली? फाइनेंशियल प्लानिंग ये है कि हमने फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ा था ना, कि हमें इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ-कहाँ जा रहा है। फाइनेंशियल प्लानिंग यही है कि बस उस समझ को रियल लाइफ में अप्लाई करना है। तो सेम चीज़ काफ़ी रिपीट होगी, आप देखेंगे स्लाइड्स आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? यूज मनी वाइजली टुडे सो योर फ्यूचर बिकम्स इजियर। ये हमने पढ़ा था कि आप अगर अभी लोन ले रहे हैं, इसका ये मतलब है आप ये मान के चल रहे हैं कि फ्यूचर में आपके पास पैसे आते रहेंगे उसको चुकता करने के लिए, है ना? तो अगर आप आज वाइजली पैसे यूज करेंगे, लोन कम लेंगे, तो आपके फ्यूचर सेल्फ को भी कम हर्ट होगा और आपकी सेविंग्स फ्यूचर में ज्यादा होंगी। ठीक है, आ जाओ। The big myth: I don't earn much, so planning is useless. The reality: every small planning habit builds strong future financial discipline. ये हमने पढ़ रखा है कि आपको आज से सेविंग करना 2 रीजंस की वजह से जरूरी है। एक छोटा-छोटा अमाउंट जो होता है वो कंपाउंड करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था हमने, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं भी पढ़ा, रोज के ₹50 बचाने से भी महीने के साल के ₹18,000 बच जाते हैं, है ना? और साथ में आपके मन में एक हैबिट डेवलप हो जाती है ना? क्योंकि आप सोचेंगे बाद में कि मैंने इतने थोड़े से पॉकेट मनी के पैसे से भी सेविंग करी है, तो मेरा अमाउंट बड़ा हो रहा है तो मैं सेविंग भी बड़ी करूंगा, है ना? एक दिमाग में रिफ्लेक्स एक्शन, एक चुल बन जाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आप गरम-गरम चाय है, आप उसमें उंगली डालो, उंगली एकदम से फक के बाहर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसको फ़ील हुआ, एकदम टच हुआ, उसका रिफ्लेक्स एक्शन था कि वो फक के बाहर है ना? ऐसे ही जब आप पैसे कमा रहे हो और आपका अमाउंट छोटे से बड़ा होता है, तो अगर आप छोटे में सेविंग कर रहे थे, तो आपको बड़े में भी वो चुल रहेगी, वो रिफ्लेक्स एक्शन रहेगा कि भाई साहब मेरे को पैसे अलग करने हैं। मेरे को सा महीने के स्टार्टिंग में ही पैसे अलग कर देने हैं जो मेरे को बचाने हैं, है ना? तो उसको एक अपने दिमाग में एक एक्शन की तरह बिल्ड करो कि ये तो करना ही है। जैसे सुबह उठ के ब्रश करना है, नहाना है, सेविंग तो करनी ही है। चुल बिठा दो दिमाग में, ठीक है? ओके। फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट फॉर ओनली रिच पीपल, इवन स्टूडेंट्स विद लिमिटेड पॉकेट मनी कैन स्टार्ट प्लानिंग। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं।
है ना? ओके, आगे चलते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज फाइनेंशियल प्लानिंग? मैनेजिंग मनी स्मार्टली टू अचीव फ्यूचर गोल्स। ये हमने सबने बात करी थी कि अपने विजन बोर्ड पे हम एक फ्यूचर गोल लिख देते हैं कि हमको आगे जाके शादी का लहंगा खरीदना है, हमको ट्रिप पे जाना है, हमें जैसे आस्था ने कहा था मास्टर्स के लिए सेविंग करनी है ना? तो अपने दिमाग में गाड़ी लेनी है, कोई बड़ी सी गाड़ी की फोटो लगा दी, है ना? तो हमारे दिमाग में हमारा गोल बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम पैसे बचा किस चीज के लिए, है ना? तो जब हम पैसे बचाने की हमारे दिमाग में थॉट क्लियर होगी, तो हमारी सारी चीजों को हम प्लान कर पाएंगे। कितने पैसे आ रहे हैं हम उनका भी हिसाब रखेंगे, कितने खर्च हो रहे हैं उनका भी हिसाब रखेंगे, कितने सेव हो रहे हैं और कितने इन्वेस्ट हो रहे हैं। याद है स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स याद है? हम हर चीज का हिसाब रखेंगे क्योंकि हमारे दिमाग में एक गोल क्लियर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक बहुत छोटा एग्जांपल लिखा हुआ है कि आपको मंथली हॉस्टल अलाउंस आप जो है मैनेज करते हैं ताकि आप महीने की 25 या 15 तारीख को रन आउट ना हो जाए। क्योंकि जैसे ही आपको महीने के स्टार्ट में पैसे मिलते हैं ना, आपके दिमाग में वो हिट करते हैं कि भाई साहब आज तो बारिश होगी। ऐसा नहीं है, बारिश नहीं होगी क्योंकि पूरे महीने वैसे चलने हैं। अगर अभी बारिश करी तो 15 के बाद कुछ नहीं बचेगा, 15 के बाद सूखा पड़ जाएगा, है ना? तो मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है ताकि वो सूखा ना पड़े, आपको दोस्तों से लोन ना लेना पड़े, आपको माँ-बाप के पास दोबारा हाथ ना फैलाने पड़े, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग से हमारी स्टेबिलिटी आती है क्योंकि हम एक इक्वल अमाउंट जो है वो स्पेंड करने लगेंगे, हमारा दिमाग टेंशन फ्री रहेगा कि हमारे पास महीने के एंड के लिए भी पैसे हैं। सिक्योरिटी आती है, इसको हमने कितनी बार पढ़ा है कि हमारा रोटी, कपड़ा, मकान पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। ये सब अपने एक्सपेंसेस को और अपनी इनकम को प्लान करने, मैनेज करने से होता है ना? एक्सपेंस को मैनेज करना, इन्वेस्ट करना, बजटिंग भी हमने पढ़ा था। बजटिंग क्या पढ़ा था हमने? कि महीने के स्टार्ट में हम देखते हैं कि पूरे महीने में कहाँ-कहाँ से पैसे आ सकते हैं और कहाँ-कहाँ खर्चा हो सकता है, क्या पैसा बचेगा तो मैं पहले 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 ही साइड कर दूँ। ये इतना पैसा बचेगा तो इतना हम पहले ही साइड कर लेते हैं, फिर हम खर्चा चालू करते हैं, राइट? हमने सारे कंपोनेंट्स पढ़े हुए हैं। The core contrast planned versus unplanned spending. With planning, spending becomes controlled. Goals become achievable. Stress reduces significantly. आपको कोई टेंशन नहीं है. आपको पता है कि महीने का रेंट मैं पहले ही अलग कर चुका हूँ. गाड़ी की ईएमआई में पहले ही अलग कर चुका हूँ. है ना? अब ये पैसों में मैं एंजॉय कर सकता हूँ. प्लानिंग से आपकी टेंशन खत्म हो जाती है. प्लानिंग से आपको ये डर नहीं रहता है कि कल सुबह उठकर मेरे को कोई घर से निकलने को बोल देगा क्योंकि मैं पहले ही रेंट दे चुका हूँ. है ना? तो प्लानिंग मेक्स लाइफ स्ट्रेस फ्री, मेक्स लाइफ कन्वीनियंट, है ना? और फिर अनप्लानिंग में क्या होता है, नॉन प्लान स्पेंडिंग में क्या होता है कि पैसे पता नहीं कहाँ से निकल जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी बाल्टी है, बाल्टी के नीचे छेद हो गया है, हमारे वॉलेट में छेद हो गया है, पता ही नहीं पैसे कहाँ उड़ रहे हैं, क्योंकि आप हिसाब ही नहीं रख रहे हो। आप 20 रुपए की चाय लेते हो दिन में, आप 50 रुपए का रिक्शा लेते हो जिसकी ज़रूरत ना हो। अब 70 रुपए आप रोज़ के बेकार खर्च रहे हो, महीने के आप 2100 रुपए बेकार खर्च रहे हो, साल के आप 21,000 से ज़्यादा पैसे बेकार में खर्च रहे हो। है ना? तो मनी गेट्स वेस्टेड इज़िली। इमरजेंसी आती है तो कुछ बचता ही नहीं क्योंकि प्लान नहीं कर रखा। आप प्लान नहीं कर रहे हो, आपके पैसे महीने के 15 तक खत्म होते हैं या महीने के एंड तक भी खत्म होते हैं, बट एंड में बड़ी बुरी हालत होती है। तो आप कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे अपने बफर के लिए नहीं रख रहे हो। आपको याद होगा 3 से 6 महीने के इमरजेंसी फंड की बात होती है। कोई बफर के लिए आप पैसे नहीं रख रहे हो, कहीं पे भी पैसे उड़ रहे हैं, बफर आएगा फिर आपको लोन लेना पड़ेगा, लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसको पे करने के लिए फिर लोन लेना पड़ेगा, है ना? या लोन ना भी लेना पड़े उसको पे करने के लिए, बट आपके फ्यूचर सेल्फ को कितनी दिक्कत होगी क्योंकि उसको लोन की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, है ना? डिपेंडेंसी ऑन बोरोइंग, वही बात हो गई। प्लानिंग गिव्स यू फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम। सबसे पहले सिंपल एक्सप्लेनेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग इज ग्रेजुअल नॉट इंस्टेंट। स्टेप बाय स्टेप पाइपलाइन क्या है प्लानिंग करने का कि पहले आप देखते हो कि पैसे जो होते हैं वो कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं। आपके पैसे स्टाइपेंड से आ रहे हैं, आपके पैसे पॉकेट मनी से आ रहे हैं, आपके पैसे आपके बिज़नेस से आ रहे हैं या आपके पैसे आपकी मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ सैलरी से आ रहे हैं या आपके फ्रीलांस गिग वर्क से आ रहे हैं। जो हमने सीखा था कि आपने किसी कुत्ते को वॉक पे ले गए, किसी के घर की घास काट दी, है ना? या फिर कहीं पे आपने डिलीवरी कर दी है पार्सल। तो कहाँ से पैसे आ रहे हैं पहले हमें वो देखना है। फिर हमें बजटिंग करनी है अपने पैसों की कि अच्छा इस महीने इतना पैसा आ जाना चाहिए, इस महीने ये खर्चे होने चाहिए। आप महीने के स्टार्टिंग में एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो हमने एक वर्ड यूज करा था प्रपोज्ड या एक्सपेक्टेड, प्रिडिक्टेबल, जो हम सोच रहे हैं हो सकता है ना? तो हम वो सारे लिख देते हैं खर्चे। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अच्छा अगर मेरे पास अकाउंट सुबह महीने के स्टार्टिंग में 5,000 रुपए आ रहे हैं और मेरे खर्चे 3,000 हैं, तो लगभग 2,000 रुपए बचने चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, मैं अभी ही 1,000 1,500 सेविंग में डाल ताकि ये पैसा तो साइड हो ही जाए, है ना? उसके बाद आप क्या करते हैं, आपका गोल जो होता है अचीव हो जाता है क्योंकि आपने सेविंग को हर महीने कंसिस्टेंटली किया है। हर महीने आप 1,500, 2,000, 3,000 रुपए बचा रहे हैं। साल के एंड में आपके पास 30,000, 36,000 रुपए बच जाएँगे। आपका गोल जो भी होगा साल में एंड में उस पैसे से या 5 साल के एंड में आप उसको अचीव कर
तो लाइफ बहुत टेंशन फ्री हो जाती है। टेंशन किस चीज़ की है? जब आपको पता है कि आपने रेंट के पैसे अलग कर लिए, आपने गाड़ी की ईएमआई का अलग कर लिया, आपने सेविंग भी कर ली फ्यूचर के लिए, है ना? तो टेंशन क्या है? फिर तो आप अय्याशी भी करो बचे हुए पैसों से, कोई टेंशन नहीं। मैंने हमेशा कहा है कि अपने वांट्स को दबाना नहीं है, बस रेगुलेट करके चलना है ना? Okay. Goal setting. Giving your money a purpose. Simple explanation. Financial goals are money related targets. Without a target, money gets wasted easily. जैसे मैंने कहा था कि आप अपने दिमाग में बिठा लो, आपको पैसे चाहिए क्यों, बचाने क्यों हैं, कोई रीजन ही नहीं है तो दिक्कत आएगी। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे को अपनी शादी को खुद स्पॉन्सर करना है, मेरे को माँ बाप से शादी के पैसे नहीं लेने, मेरे दिमाग में एक गोल है, मैं पैसे बचाने शुरू कर देंगे कि 6 साल में शादी है, 6 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं है। मैं हर साल कुछ ना कुछ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए बचाऊँगी, 6 साल बाद मेरे पास पैसे होंगे, मेरे को किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम टेंशन फ्री, मैं टेंशन फ्री, मेरे माँ-बाप टेंशन फ्री, सब कितने खुश। आप सोच लो आपको मास्टर्स के लिए पैसे बचाने हैं, मास्टर्स के टाइम आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा, लोन लोगे तो उसपे ब्याज भी देना पड़ता है, जैसे तुमने देखा मेरे एजुकेशन लोन पे वो कितना ब्याज देना पड़ रहा है। फ्यूचर एकदम टेंशन फ्री हो जाएगा क्योंकि आपने आज ही सेविंग करनी शुरू कर दी, आपकी गाड़ी की सेविंग, आपकी घर की सेविंग, उस टाइम पे किसी दोस्त के आगे, किसी बैंक के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। सिबिल स्कोर अच्छा-बुरा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने पहले अपने दिमाग में लोन के लिए गोल बना लिया सॉरी अपने बचत के लिए गोल बना लिया था, जिसके लिए आपने पैसे ही पैसे अलग करने शुरू कर दिए थे। है ना? तो अपने दिमाग को एक गोल दो, एक टारगेट दो, एक हिट बोर्ड दो कि इस चीज़ के लिए पैसे बच रहे हैं। यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल देखे हुए हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कोचिंग फीस के लिए पैसे बचा रहा है बंदा क्योंकि वो भी मतलब 70,000 50,000 ऐसे-ऐसे फीस होती है ना? कॉलेज ट्रिप के लिए बंदा पैसे बचा रहा है कि साल के एंड में यूरोप के ट्रिप पे जाएँगे, बचा लेते हैं 20-25,000 जितने भी लगते हैं, है ना? सेकंड हैंड लैपटॉप के लिए पैसे बचा लो, सेकंड हैंड लैपटॉप आता है 15,000 का, 1 साल सेविंग करोगे आराम से आ जाएगा, ज़्यादा करोगे 6 महीने में आ जाएगा, है ना? तो क्लियर गोल्स, आपके दिमाग में क्लियर गोल होना चाहिए कि हाँ, मेरे को 6 साल में इतना पैसा बचाना है इस पर्पज़ के लिए। 3 चीज़ें डिफाइन करी मैंने। मैंने टाइम बताया, मैंने कहा मेरे को 6 साल में पैसा बचाना है ना? फिर मैंने बताया कि मेरे को किस चीज़ के लिए पैसा बचाना है। तो 6 साल में पैसा बचाना है, किस चीज़ के लिए बचाना है, फिर हम कहेंगे कि हर महीना मेरे को इतना बचाना है ना? और मेरे को 6 साल में 6 लाख जोड़ने हैं, मेरे को 1 साल में 1 लाख जोड़ना है, मेरे को हर महीने में मेरे को 8,000 रुपए जोड़ने हैं। तो मेरे दिमाग में गोल बहुत क्लियर है और मैंने कहा कि मेरे को 6 लाख जोड़ने हैं जिससे मैं अपना लहंगा खरीद सकूँ, मैं अपनी शादी फाइनेंस कर सकूँ, है ना? तो अपने गोल को ऐसे मॉनेटरीली क्लियर करना मतलब ऐसा क्वांटिटेटिवली मेजर करो, है ना? तुमने ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मेरे को 6 साल बाद शादी करनी है, मेरे को पैसे बचाने हैं। क्या? कितने? कैसे? क्या? मेरे तो महीने के ₹50 बच रहे हैं। क्या वो सेविंग है? सेविंग तो वो है, बट उससे कुछ होएगा? घंटा कुछ नहीं होएगा, है ना? तो आपको मेज़रेबल अमाउंट में चेक करना है कि मैंने हर महीने इतनी सेविंग करनी है, जिससे मेरी साल की ये सेविंग होगी, जिससे 6 साल बाद में इतनी सेविंग हो जाएगी और इससे मैं शादी फाइनेंस कर लूँगी अपनी, है ना? तो मेज़रेबल गोल जिससे आपको एक सैटिस्फैक्शन भी आए कि इस महीने मेरे को ₹3,000 बचाने थे, ओहो! मैंने तो 4,000 बचा लिए, तो बहुत बढ़िया हो गया। अगले महीने में 1,000 कम बचा सकती हूँ, है ना? तो मेजरेबल क्वांटिफाइबल गोल क्वांटिटी देनी चाहिए आपको अपने दिमाग को जिससे आप पैसे बचा सके ठीक है ओके मैं पानी पी लूं? तो ये स्लाइड बहुत ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल मेरी स्लाइड सबको दिख रही है मैं इतनी देर से किसी से कुछ पूछा भी नहीं आई थिंक यहाँ तक सब क्लियर भी हो रहा होगा कोई डाउट है किसी को अभी तक नो डाउट नो डाउट हाँ रिविजन ही हो रहा है ये सब तो हमने पहले पढ़ाई हुआ है आई गेस है ना तो इसमें डाउट होने की गुंजाइश तो नहीं होनी चाहिए बट होगी तो डेफिनेटली पूछना ठीक है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ओके शॉर्ट टर्म गोल वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल ये भी आप सबने पढ़ा हुआ है शॉर्ट टर्म गोल बेसिकली उसको कहते हैं यूजुअली जो 12 महीने से कम का जो 1 साल में अचीवेबल होता है। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे को अगले साल जो है ना, मेरे को ट्रिप पर जाना है तो मैं अभी अभी से रोज़ का ₹50 बचाना शुरू करती हूँ, तो 12 महीने में ₹18,000 मेरे पास बच जाएँगे, है ना? तो शॉर्ट टर्म गोल जो होता है वो इमीडिएट डिसिप्लिन से बचता है। इमीडिएट मतलब तुम अभी शुरू करोगे, बहुत जल्दी तुमको उसका रिजल्ट दिख जाएगा। हम जैसे लोग हैं ना, हमें बहुत आदत है कि हमें जल्दी रिजल्ट देखना है कि अभी-अभी क्विज़ दी, अभी रिजल्ट देखना है। हमसे वेट नहीं होता है ना? तो शॉर्ट टर्म गोल्स का ये फ़ायदा होता है कि आपको वेट करना भी नहीं है। 1 साल के अंदर-अंदर आपको रिजल्ट दिख जाएगा। 6 महीने के अंदर-अंदर आपको रिजल्ट दिख जाएगा, है ना? तो इसको वैसे यूज़ करते हैं इसके लिए वर्ड इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन। एकदम से ही आपको रिजल्ट मिल गया, एकदम से ही आपको वो खुशी मिल गई, है ना? एकदम से ही मेरे को ₹18,000 दिख गए, इतने सारे पैसे, एकदम से खुशी मिल गई। जब हमारा लॉन्ग टर्म गोल होता है ना, तो आपको बहुत टाइम तड़पाता है कि भाई साहब मैं इतना सेविंग करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। हो रहा है, पैसे जुड़ रहे हैं, पैसे बड़े बन रहे हैं, बट वो आपको दिख नहीं रहा
है ना? आप उसको खर्च नहीं कर पा रहे हो इसलिए आपको खुशी नहीं मिल रही है। शॉर्ट टर्म गोल्स का यही फ़ायदा होता है कि आप उनको इमीडिएटली खर्च कर पाते हो तो आपको खुशी मिल जाती है। बट एट द सेम टाइम वो पॉइंट ऑफ टाइम आपका पैसा ग्रो नहीं करता है। क्योंकि वो 12 महीने के लिए है पैसा, तो आप उसको एफडी वगैरह में तो डाल नहीं सकते हो। क्योंकि आप एकदम से लोगे, एकदम से पैसे निकाल भी लोगे, ऐसी कौन-सी एफडी होती है ना? लॉन्ग टर्म गोल में ऐसा हो सकता है कि आप पैसा उसमें लगातार डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, फिर 5 साल बाद देखो अमाउंट 5-6 लाख रुपए बन गए, है ना? तो शॉर्ट टर्म लोन का ये फ़ायदा होता है कि आपको इंस्टेंटली 6 महीने, 12 महीने में खुशी मिल जाती है कि आपको एक नया फ़ोन लेना है, तो आपने 1 साल तक पैसे जोड़े, एकदम से आपको नया फ़ोन मिल गया। आपको कहीं ट्रिप पर जाना है, एकदम से आपने पैसे जोड़े, आप ट्रिप पे चले गए, है ना? या आपको अपने कॉम्पिटिशन के लिए जो होता है एग्ज़ाम्स, उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको फ़ीस चाहिए, आपने पैसे जोड़े, आपको एकदम से मिल गए, है ना? बुक्स, मोबाइल फ़ोन, एग्ज़ाम फ़ॉर्म फ़ीस, इमरजेंसी ट्रेन टिकट्स, छोटे-छोटे खर्चे हैं, ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 20-25 हज़ार रुपए तक आपको शॉर्ट टर्म गोल्स में आप अचीव कर लेते हो, आपको इंस्टेंटली खुशी मिल जाती है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मान लो मैं आज से पैसे जोड़ने शुरू करती हूँ कि मेरे को अपना खुद का घर लेना है। और मैं 10 साल तक पैसे जोड़ती रहूँगी, जोड़ती रहूँगी, जोड़ती रहूँगी, मेरे को कुछ पता भी नहीं होएगा और ना मेरे को कोई खुशी मिल रही होएगी। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि ऐसा मैं तो पैसे जोड़े जा रही हूँ, जोड़े जा रही हूँ, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। मेरे दोस्त कॉन्सर्ट पे जा रहे हैं, मैं पैसे जोड़े जा रही हूँ। बट क्या होगा 10 साल तक वो पैसे अगर एफडी में पड़े हैं, पैसे आरडी, आरडी याद है तुमको? रिकरिंग रेगुलर डिपॉज़िट। 10 साल तक पैसे कटते जा रहे हैं, आरडी में जा रहे हैं, तो अमाउंट बहुत बड़ा बन रहा है। बट मेरे को फीलिंग नहीं आ रही क्योंकि मैं खर्च नहीं कर पा रही। नंबर देख के फीलिंग नहीं आती, फीलिंग आती है खर्च करके, है ना? तो मेरे को 10 साल बाद वो अमाउंट पता चलेगा। इसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। पेशेंस मतलब धैर्य भाव, कंसिस्टेंटली मतलब रेगुलरली मेरे को पैसा कटवाना है। ऐसा ना हो कि 1 महीना हो कि भाई साहब मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं बचा सकती पैसे, मैं नहीं करूँगी, है ना? मैंने 1 महीना आरडी करी ही नहीं, 1 महीना मैंने सारे पैसे उड़ा दिए, अगले महीने मैंने फिर आरडी करी, फिर मैंने 2 महीना फिर नहीं करी, उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो लॉन्ग टर्म पे ये चीज़ बहुत देखी जाती है कि आप कंसिस्टेंटली, आप टाइम से अपने दिल को शांत करके पैसे भेजते रहें, क्योंकि वो पैसे आपके ही हैं, आपके ही फ्यूचर में काम आएँगे। आपको बस अपने आप को समझाना है कि हम खुश होएँगे, हम बहुत ज़्यादा खुश होएँगे बट थोड़े लंबे टाइम बाद खुश होएँगे, बस। इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन नहीं मिलेगा, एकदम से खुशी नहीं मिलेगी, है ना? इसमें जैसे यहाँ पे एमबीए प्रिपरेशन फंड, अगर मैं मान लो 10 साल पहले, जो मैं नहीं कर सकती थी, बट 10 साल पहले मैंने पैसे बचाने शुरू कर दिए होते, तो 10 साल बाद मेरे को अब एमबीए लोन की ज़रूरत ना पड़ती है, 5 साल बाद, या मैं पैसे कमा रही होती, अगर मैं जॉब कर रही होती और मैं पैसे बचाती, तो उस टाइम पे मैं खुशी ना मिलती। मैं कहती कि सब लोग मेरे साथ जॉब कर रहे हैं, सब तो इतने महँगे-महँगे कपड़े खरीदते हैं, है ना? ट्रिप पर जाते हैं, मैं कहीं नहीं जा रही, क्योंकि मैं पैसे जोड़ रही हूँ, आगे अपनी एमबीए के लिए। मेरे को उस टाइम खुशी नहीं मिलेगी। बट देखो अगर मैंने पहले से पैसे जोड़े होते, मेरे को आज कितनी खुशी मिलती। क्यों मिलती? क्योंकि मेरे को आपके लोन पे इंटरेस्ट ही ना देना पड़ता, क्योंकि लोन लेना ही नहीं पड़ता। है ना? तो एमबीए प्रिपरेशन फंड अगर पहले बन गया होता, तो मेरे को इतने बड़े लोन अमाउंट और इंटरेस्ट से छुटकारा मिल जाता, है ना? पहले मेरे को दर्द होता कि मेरे सारे दोस्त घूमने जा रहे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं, याशी कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे को बहुत फ़ायदा होता। तो ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म गोल है कि इसको करने में 4-5 साल लगते हैं, इतना बड़ा अमाउंट जोड़ने में, है ना? आपको छोटा बिज़नेस स्टार्ट करना है या आपको अपना गाड़ी खरीदनी है, आपको घर खरीदना है। अब आप मान लो आपको गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदने के लिए आपको मान लो 10 लाख रुपए चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो? आप लॉन्ग टर्म गोल में पैसे जोड़ रहे हो। आपने लॉन्ग टर्म गोल में जोड़ लिए 5-6 लाख, ठीक है? आपने 5-6 लाख अभी दे दिए गाड़ी वाली कंपनी को, बाकी आपने उसको ईएमआई की तरह दिए। अब इससे क्या होगा? अगेन आपका लोन का अमाउंट कम होगा, आपका इंटरेस्ट कम, है ना? जब आप वो 5-6 लाख जोड़ रहे थे तब आपको बहुत चुभ रहा था, क्योंकि आपके सारे दोस्त एन्जॉय कर रहे थे, बट आप फ्यूचर के लिए पैसे जोड़ रहे थे। बट फिर बाद में कितना फ़ायदा हुआ? लोन का अमाउंट कम लगा, इंटरेस्ट कम लगा, है ना? तो बड़े-बड़े गोल्स के लिए लंबा टाइम पैसा जोड़ना पड़ता है। जो छोटे-मोटे गोल्स होते हैं, जो इमीडिएटली जैसे सस्ते 1 लाख के अंडर देख रहे हो तुम, यूजुअली अमाउंट आ रहा है, तो छोटे-मोटे गोल्स होते हैं, उसको आप 1 साल के डिसिप्लिन में जल्दी से अचीव कर सकते हैं। इसमें लंबा डिसिप्लिन लगता है। जैसे आपने वर्ड सुना होगा स्प्रिंट और मैराथन। स्प्रिंट क्या होता है? छोटी-सी रेस होती है, एकदम से भागते हैं फटाफट। तो शॉर्ट टर्म गोल एक तरीके से आपका स्प्रिंट है, फटाफट भागना है। लॉन्ग टर्म गोल आपका मैराथन है ना? आपको बहुत लंबा भागना है और आपको एक स्पीड से भागते रहना है, ताकि आप पीछे ना पड़ जाओ, पीछे ना रह जाओ। ऐसा ना हो आप एकदम से फक से भागे, फिर आपकी स्पीड ऐसी हो गई एकदम ऐसा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चल रहे हो आधा-आधा कदम, ऐसा नहीं। आपको सेम स्पीड से हर साल पैसा जोड़ना है, राइट? कंसिस्टेंटली उसी स्पीड से, तो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो, ठीक है? स्मॉल शॉर्ट टर्म हैबिट्स हेल्प अचीव मैसिव लॉन्ग टर्म गोल्स। हर महीने की बचत की थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी आदत आपके लंबे गोल्स, आपके बड़े गोल्स आपको अचीव करने देगी बिना लोन लिए, बिना लोन पे इंटरेस्ट दिए। ओके। नीड्स वर्सेस वांट्स ये हम कितनी बार कर चुके हैं, हमारी चाह और हमारी ज़रूरत। हमारी चाह हमारी वांट्स होती हैं जिनको लेके हमें खुशी मिलती है, बट हमारी नीड्स एसेंशियल होती हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। जो हमने पढ़ा था रोटी, कपड़ा, मकान, हमारा ट्रांसपोर्ट, हमारा एजुकेशन, ये सब ज़रूरी है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। वांट्स जो होती हैं अच्छी एज़ इन मतलब बेसिकली बेसिक लाइफ जीने के लिए, राइट? एक
ऐसी लाइफ जीने के लिए जिसमें तुम बेसिक घर में रह सको, है ना? बेसिक पैसे कमा सको, बेसिक ट्रांसपोर्ट हो तुम्हारे पास ट्रैवल करने के लिए। एक ठीक-ठाक लाइफ जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए नीड्स ज़रूरी होती हैं। इसमें क्या-क्या आता है? फूड आता है, रेंट या हाउसिंग जो भी कह लो, एजुकेशन आता है, क्लोथिंग आता है और ट्रांसपोर्ट आता है। यूजुअली यही आता है। अब आज की डेट में वाई-फाई भी हमारे लिए ज़रूरी हो गया है, तो ये बदलता रहता है टाइम के साथ-साथ, ठीक है? वांट्स बेसिकली समथिंग व्हिच इज़ नाइस टू हैव, जैसे हो गया कि आपने बाहर से शॉपिंग कर ली तो कर ली, रेगुलर कर रहे हो, है ना? कॉफ़ी से तुमने कैफ़े से तुमने कॉफ़ी पी ली, है ना? तो तुम्हारे लिए मान लीजिए खाना-पीना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, बट बाहर से खाना खाना ज़रूरी नहीं है, वो आपकी चाह है ना? तो मैंने आपको पहले भी कहा था खुद को गुमराह मत करना इस चीज़ पे कि ये हमारी ज़रूरत नहीं, हमारी चाह है या हमारी चाह नहीं, हमारी ज़रूरत है। क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि ज़रूरत क्या होती है और चाह क्या होती है। यहाँ पे वांट्स के एग्ज़ाम्पल क्या लिखे हुए हैं, इम्पल्सिव ऑनलाइन शॉपिंग, एकदम से देखा, एकदम से मन कर गया, एकदम से खरीद लिया। हमें ये नहीं करना है, हमें 24 से 48 घंटे उस चीज़ के बारे में सोचना है कि वो चीज़ हमको लेनी है कि नहीं, और फिर भी अगर मन कर रहा है तो उस चीज़ को खरीदना है। इम्पल्सिव मतलब एकदम से मन कर रहा था। एक्सपेंसिव ब्रांडेड शूज़, डेली फूड डिलीवरी ऐप्स, ये हमने पढ़ा हुआ है, राइट? नीड्स में क्या है? फूड एंड डेली न्यूट्रिशन, मैंने कहा था खाना तो ज़रूरी है ना? एजुकेशन ज़रूरी है ही, और आपका ट्रांसपोर्टेशन भी ज़रूरी है, एक जगह से दूसरे जाना ज़रूरी है, राइट? तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए नीड्स और वांट्स में क्या है, ताकि आप पैसे अकॉर्डिंगली एलोकेट कर सकें। आपको दोनों को पैसे एलोकेट करने हैं, बट आप नीड्स को कम नहीं कर सकते हो, बट आप वांट्स को थोड़ा मैनेज कर सकते हो कि हम महीने में 4 बार की जगह 2 बार बाहर चले गए, है ना? वांट्स को आप थोड़ा मैनेज करके उसके पैसे आप सेव कर सकते हैं। ठीक है? ओके। गुड फाइनेंशियल प्लानिंग बैलेंसेस सर्वाइवल नेसेसिटीज विद लाइफस्टाइल चॉइसेस। अगर आप अच्छे से पैसों की प्लानिंग करोगे तो आपकी जो जरूरतें हैं उनको आप अपनी चाहों के साथ बैलेंस कर पाओगे, और कोई गिल्ट भी नहीं होगा आपको, है ना? या सोच लो, जैसे मेरे को कॉन्सर्ट पे जाने का मन करा तो मैंने क्या करा, मैंने बाकी हर जगह से जहां एक्स्ट्रा पैसे कट रहे थे बेकार के, मैंने वो बचा लिए। अब मेरे पास महीने के या 2 महीने के जोड़ के 5-6 हज़ार रुपए, 7 हज़ार रुपए बच गए। अब मैं कॉन्सर्ट पे जा सकती हूँ, मैं गिल्ट फ्री होके जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने बाकी सारी चीज़ों का हिसाब रख लिया है। मैंने देख लिया मेरे घर का रेंट पे हो गया, मैंने देख लिया मेरी ईएमआई पे हो गई, मैंने देख लिया कि मेरे सेविंग के पैसे भी चले गए। अब मैं गिल्ट फ्री होके कॉन्सर्ट भी एन्जॉय कर सकती हूँ, है ना? तो वांट्स को मारना नहीं है, बट ऑब्जर्व करना है कि हम कहाँ वांट्स को थोड़ा कम कर सकते हैं। Financial discipline, the power of small habits. Financial discipline means making smart, controlled money decisions consistently. Discipline matters more than your income level. ये हमने कितनी बार पढ़ा है कि अगर आप डिसिप्लिन तरीके से पैसे सेव करेंगे तो आपके पैसे धीरे धीरे करके बड़े बन जाएंगे। हमने एक 5 लाख रुपए का एग्जाम्पल लिया था, आपको याद हो कि हम हर साल बैंक को 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो कैसे हमारा पैसा बढ़ता चला गया था, क्योंकि क्या हुआ था कि तुमने बैंक को 1000 रुपए दिए, बैंक ने कहा तुमको 10% इंटरेस्ट दूंगा, उसने दिया तुमको 100 रुपए इंटरेस्ट, अब अमाउंट क्या हो गया 1100। अब बैंक तुमको फिर से इंटरेस्ट देगा अगले साल, कितने अमाउंट पे देगा, वो पूरे 1100 पे तुमको 10% इंटरेस्ट देगा, वो तुमको 110 रुपए देगा। मतलब वो तुमको जो पहले इंटरेस्ट दे चुका है वो उस पे भी इंटरेस्ट देता है ना? इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना। जैसे लोन भी ऐसे ही होता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता गया। कंपाउंडिंग भी ऐसी होती है कि जब आपके पैसे आपने जमा कराए, उस पे आपको इंटरेस्ट मिला, फिर आपने पैसे निकाले नहीं, तो उस पूरे अमाउंट पे आपको फिर से इंटरेस्ट मिल जाएगा, है ना? तो यही होता है कि जब आप पैसे थोड़े-थोड़े करके भी सेव करते हो, तो सिंस उस पे ऐसे इंटरेस्ट मिलता जाता है, मिलता जाता है, मिलता जाता है, फिर उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता जाता है, मिलता जाता है, मिलता जाता है, तो अमाउंट बहुत बड़ा बन जाता है। तो इसलिए टाइम की बहुत वैल्यू है। जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप पैसे रखोगे, उतने ज़्यादा उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, उतना ज़्यादा ही उसके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। है ना? ओके। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रोज़ आप ₹50 बचाते हो, तो ₹1500 महीने का बचाओगे, साल के 18,000 बचाओगे। एग्ज़ाम्पल हमने बहुत बार देखा हुआ है। गुड हैबिट्स इंक्लूड स्पेंडिंग वाइजली, दिमाग लगा के स्पेंड करना, रेगुलरली बचत करना, और बेकार का लोन अवॉइड करना। कई बार जरूरी होता है तो हम ले लेते हैं, बट कोशिश करते हैं कि बेकार का हर टाइप का लोन हम अवॉइड करें। ऐसा ना हो जूते लेने का मन कर रहा है उसके लिए लोन ले लिया, शनेल के जूते थे या फिर लुई विटॉन के जूते थे, है ना? बहुत ही महंगी घड़ी, 1 लाख रुपए की घड़ी ले ली। भाई घड़ी से कौन सा तुम्हारा इनकम जनरेट हो रहा है, कौन सी तुम्हारी लाइफ की वैल्यू इंप्रूव हो रही है? तो ऐसे खर्चे जो आपके शौकिया हैं, आपके रेवेन्यू खर्चे हैं, रोजमर्रा के रोजमर्रा की जिंदगी काटने के खर्चे हैं, उस पे लोन लेना बिल्कुल जायज नहीं। ओके। कोई डाउट है अभी तक? कौन सा स्लाइड आ गया हमारा? स्लाइड 10 आ गया। ओके। कोई डाउट है अभी तक किसी को? आई होप मैं फास्ट नहीं जा रही हूँ क्योंकि रिवीजन ही हो रहा है। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। पक्का? ये कंपाउंडिंग वाला कंसेप्ट आपको याद है ना कि 1000 पे 100 रुपए इंटरेस्ट मिलता है, 1100 बनता है, फिर पूरा 1100 पे फिर से आपको 110 रुपए इंटरेस्ट मिल जाता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है इस कंसेप्ट में, वरना मैं समझा दूंगी। ठीक है।
ठीक है, ठीक है। आ जाओ फिर कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट इसको। द स्टूडेंट्स ब्लूप्रिंट, सेफ्टी नेट, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड के बारे में हमने कितना पढ़ा है कि हमें 3 से 6 महीने की इमरजेंसी बचा के रखनी चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता देखो यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं। एकदम से कोई मेडिकल इमरजेंसी आन पड़ी, एकदम से आपका लैपटॉप टूट गया, एकदम से आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, या एकदम से आपको इमरजेंसी ट्रैवल के लिए घर जाना पड़ा। एज अ स्टूडेंट ये सब खर्चे आपके ऊपर पड़ सकते हैं। बट अगर आप एकदम हैंड टू माउथ रह रहे हो, इसका मतलब आपको जितना स्टाइपेंड मिलता है या आपको जितना आपकी गिग वर्किंग से मिलता है, या आपको जितना भी अपने पापा से वो अलाउंस मिलता है, पॉकेट मनी मिलती है, आपने सारा जितना आपके हाथ में आया उतना आपने खा लिया, उतना आपने उड़ा दिया। अगर आप हैंड टू माउथ रह रहे हो, तो आप इस टाइम के लिए सेव नहीं कर रहे हो, और ये टाइम ज़रूर आता है। तो हमें, या फिर मान लो मैंने बात करी थी जैसे कोविड का टाइम आया, आपकी जॉब चली गई, अब आप क्या करोगे? आप लोगों से लोन लोगे जाके? नहीं ना। तो एक 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड, एक 3 से 6 महीने के अकाउंट में इतने पैसे कि आपका रोटी, कपड़ा, मकान तो कम से कम डिसरप्ट ना हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। या अगर कोई ऐसी अनहोनी आ जाए, तो इसके लिए पैसे, इमरजेंसी फंड इन सब चीज़ों के लिए होता है ना? कि इमरजेंसी आ गई कोई घर में, है ना? उसके लिए पैसे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके घर में किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ रहा हो और आपके अकाउंट में पैसे ना हो, पैसे ना दे पाओ, कहो कि मैं लोन लेके आता हूँ, आप हॉस्पिटल गए हो तो। नहीं ना। तो रोटी, कपड़ा, मकान और ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए एक फंड होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? 3 से 6 महीने का, हमने ये पहली क्लास में पढ़ा था। मनी सेव्ड स्पेसिफिकली फॉर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस टू प्रिवेंट पैनिक बोरोइंग, क्योंकि एकदम से ऐसी कोई सिचुएशन आती है, एकदम से आपको लोन लेना पड़ेगा, तो आप क्या कहोगे? मेरे को इंटरेस्ट रेट से फर्क नहीं पड़ता, कोई हॉस्पिटल में है, मेरे को लोन चाहिए। आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन दे दिया, 30-40% पे लोन दे दिया, फिर उसके बाद उसको पूरा करने के लिए आपको एक और लोन लेना पड़ा, उस पे भी इंटरेस्ट लग गया, उसको पूरा करने के लिए एक और लोन, तो डेट ट्रैप बन जाएगा, है ना? तो ऐसे कोई फुद्दूपंती ना करो आप, ऐसी पैनिक बोरोइंग, ऐसी टेंशन में आपको बोरो ना करना पड़े, आप टेंशन में ना रहो। इसलिए एक इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है, जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए। ठीक है? विदाउट इट पीपल बोरो अर्जेंटली, फॉल इनटू डेट स्ट्रेस, डेट ट्रैप हमने पढ़ रखा है। इमरजेंसी फंड्स प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड। टेंशन नहीं होगा, कहोगे कि ठीक है कोई दिक्कत आ गई है, इतना पैसा है हमारे पास कि हम दिक्कत को चुकता कर सके। ठीक है, हमें बहुत चुभेगी वो चीज, हमें चुभेगा कि हमारा लैपटॉप टूट गया, बट कम से कम हमें किसी से उधारी नहीं लेनी पड़ेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, है ना? तो खुद पे डिपेंडेंट होना कितना कन्वीनियंट है, बेसिकली ये स्लाइड आपको ये समझाना चाहिए। रियल लाइफ स्टोरी बहुत आराम से समझ आ रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। द टेल ऑफ टू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ए, द अनप्लान्ड पाथ, जो प्लानिंग नहीं करता है, उसने देखो क्या बेकार बेकार ऐसे बक्से खरीदे हुए हैं, खाना खरीदा हुआ है, पता नहीं क्या क्या खरीदा हुआ है। स्पेंड्स एंटायर मंथली स्टाइपेंड इमीडिएटली ऑन इम्पल्सिव ऑनलाइन शॉपिंग, panics and begs for loan when a 1,000 rupee exam form fee suddenly announced। कोई सेविंग नहीं करी, जैसे ही पैसा आया मन कर रहा था सारा खर्चा कर दिया। अब 1,000 रुपए भी उसको उधार पे लेने पड़ रहे हैं एग्जाम फॉर्म फीस के लिए, इतने पैसे भी नहीं बचे हैं उसके पास, है ना? स्टूडेंट बी, द प्लान्ड पाथ, सेव्स ₹100 एवरी वीक ऑटोमेटिकली, राइट? उसने क्या करा बंदे ने, इस बंदे ने अपना बजट बनाया, उसने देखा कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पैसे जा सकते हैं। कोई कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ओके, ओके, करंट स्लाइड, ओके, है ना? उसने अपना बजट बनाया, उसने देखा कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं, कहाँ कहाँ पैसे जाएंगे। उसने क्या करा, फिर कहाँ कहाँ पैसे जाएंगे उसने नीड्स और वांट्स में डिफरेंशिएट करा कि क्या मेरी जरूरत है, क्या मेरी चाह है। उसने थोड़ा सा अपनी चाह को कम करा और वो पैसे उसने सेविंग्स में डाल दिए, है ना? सेविंग ₹100 एवरी वीक ऑटोमेटिकली, सेपरेटिंग नीड्स फ्रॉम वांट्स। इसकी वजह से वो एग्जाम फॉर्म फी आराम से दे सकता है। अगर वो हर हफ्ते के 100 रुपए बचा रहा है और एग्जाम फॉर्म फीस आ रही है 5-6 महीने बाद, उसको क्या टेंशन होगी? उसको पता है उसने पैसे बचा रखे हैं ऐसे ही टाइम के लिए। जैसे हमने पढ़ा था ना शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स हमने क्या पढ़ा था कि तुमने ऑलरेडी पैसे बचा रखे हैं, इमीडिएटली तुम पे कर सकते हो। तुमको किसी दोस्त के आगे, किसी माँ-बाप के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, है ना? स्मॉल हैबिट्स शेप फ्यूचर फाइनेंशियल बिहेवियर। अभी आपको लग रहा होगा मेरे पास पैसे ही कितने आ रहे हैं, अभी हम बचा के क्या करें? मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, इसमें क्या 2 चीज़ें बताई? एक पैसा टाइम के साथ ग्रो करता है, उसपे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाता है, ग्रो करता जाता है, और आपके दिमाग में एक हैबिट बैठ जाती है कि मैंने इतने छोटे अमाउंट में भी सेविंग करी थी, तो बड़े अमाउंट में तो मैं बहुत सारी सेविंग करूँगा और फ्यूचर फाइनेंशियल गोल अचीव कर, ठीक है? ठीक है, ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट लग रहा है कि हम आज कैसे स्टार्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, जो हमने बहुत बार समझा हुआ है। पढ़ते हैं।
पहले आप अपना गोल आइडेंटिफाई करोगे कि आपको क्यों सेविंग करनी है ना? प्रॉपर्ली अपने विजन बोर्ड पे एक फोटो लगा दोगे कि मेरे को एक गाड़ी लेनी है 5 साल बाद, है ना? मेरे को घर के डाउन पेमेंट करनी है 10 साल बाद, या फिर मेरे को मास्टर्स के लिए पैसे बचानी है, या मेरे को शादी में ये ऐसा लहंगा पहनना है। इस चीज़ के लिए मेरे को सेविंग करनी है। अपने दिमाग में गोल को बहुत क्लियर, ठीक है? उसके बाद क्या लिखा है, अब स्टेप 2 में इनकम को अंडरस्टैंड करोगे, वही बजटिंग जैसे करते हैं कि आप बेसिकली देखोगे कि आपको पैसे कहाँ-कहाँ से आ सकते हैं। आपको पैसे आपके स्टाइपेंड से आ रहे हैं, आपकी सैलरी से आ रहे हैं, आप ट्यूशन्स पढ़ा रहे हो वहाँ से आ रहे हैं, आपका बिज़नेस है वहाँ से आ रहे हैं, आप छोटा-मोटा गिग इकोनॉमी में फ्रीलांसिंग में काम कर देते हो, है ना? आप कभी किसी के लिए किसी कुत्ते को वॉक पे ले जाते हो, घास काट देते हो, किसी के लिए आप कंटेंट राइटिंग कर देते हो। कहाँ-कहाँ से पैसे आ रहे हैं आपको समझना पड़ेगा। बजट बनाना पड़ेगा। बजट मतलब बेसिकली महीने के स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई यहाँ-यहाँ से पैसे आ सकते हैं, हाँ भाई यहाँ-यहाँ पैसे जा सकते हैं। अब यहाँ-यहाँ पैसे जा सकते हैं, तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। क्या यहाँ पैसे जाना हमारी ज़रूरत है? क्या यहाँ पैसे जाना हमारी चाह है? नीड्स और वांट्स को डिफरेंशिएट करेंगे। फिर क्या करेंगे? नीड में तो हम पैसे नहीं बचा सकते। रोटी, कपड़ा, मकान, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, इसमें पैसे नहीं बचा सकते। इसको हम नहीं देखेंगे। वांट्स को हम देखेंगे, है ना? वांट्स को हम समझेंगे कि अच्छा, मैं महीने में 5 बार बाहर जाता हूँ। एक काम करता हूँ, 5 को 3 कर देता हूँ, वो 2 बार को बचा लेता हूँ, है ना? तो वांट्स को थोड़ा-सा कम करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके फ्यूचर सेल्फ को दिक्कत ना हो। है ना? सेविंग फ्यूचर के लिए ही हो रही है। फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए, अपना रिटायरमेंट होम बन जाए, अपना घर आ जाए, गाड़ी आ जाए, फ्यूचर सेल्फ के गोल अचीव हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, सेविंग इसलिए हो रही है। तो अपनी वांट्स को आज थोड़ा-सा कम करेंगे ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए और वो पैसे सेविंग में चले जाएँ, है ना? सेव रेगुलरली, रेगुलरली करना, कंसिस्टेंटली करना, दिमाग में एक हैबिट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हैबिट बिल्ड होगी तो आगे बड़े अमाउंट में बड़ी हैबिट बिल्ड होगी, है ना? वो चुल दिमाग में रहेगी, है ना? और आप अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करें, आपको उससे खुशी भी मिलेगी क्योंकि आप हर रोज़ ₹50 बचा रहे हो, आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा। बट आप देखोगे कि हमने महीने के एंड में 1500 बचा लिए, फिर शायद पता ना चले। 2 महीने बाद आपने देखो 3000 हो गए, फिर 4 महीने बाद आपने देखो 6000 हो गए, है ना? तो अपनी प्रोग्रेस को रेगुलरली ट्रैक करते रहो कि क्या तुम सही से सेविंग कर रहे हो? क्या तुम और अमाउंट बचा सकते हो? क्या तुम्हारी सेविंग कितनी हो गई है? उस पे क्या इंटरेस्ट मिल रहा है? हो सकता है किसी और बैंक में ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा हो, पैसे वहाँ डाल दो, है ना? तो रेगुलरली अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करते रहना, अपनी इनकम को ट्रैक करते रहना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको एक अपडेट मिलता रहे दिमाग में कि हाँ, सब सही से चल रहा है। एक खुशी मिलती रहे दिमाग में कि हाँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, उसका फ्रूट बन रहा है, पक रहा है, दिख रहा है ना? स्मॉल स्लाइड वेज, स्मॉल स्टेप्स फॉर कंसल्टिंग दैट यू पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये तो बेकार में गलती से लाइन ऐड होगी शायद। ओके, एनीवे, ठीक है, हमारी स्लाइड ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। हमें बस यहाँ पे लास्ट डिस्कशन करनी है। व्हाई डू पीपल स्टिल स्ट्रगल फाइनेंशियली इवन आफ्टर अर्निंग वेल? लोग फाइनेंशियली इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो बजटिंग नहीं करते हैं। वो पैसे कमा लेते हैं, वो सोचते हैं ओहो मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, वो कॉन्सर्ट की टिकट बुक कर लेते हैं, वो खाने पीने पे सारे पैसे उड़ा देते हैं, वो अय्याशी पे पैसे उड़ा देते हैं, शॉपिंग पे पैसे इम्पल्सिव बाय कर लेते हैं, है ना? तो लोग जो अच्छा कमाते भी हैं, अगर उनकी आदतें अच्छी नहीं है, अगर उनका डिसिप्लिन नहीं है, अगर उनकी बजटिंग करने की आदत नहीं है, तो वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करेंगे, उनको उधारी लेनी पड़ेगी 15 तारीख के बाद। Can students truly start financial planning with zero formal income? Of course, जीरो फॉर्मल इनकम के साथ भी हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हमको एक अलाउंस तो मिलता है, वो फॉर्मल इनकम नहीं है बट थोड़ी बहुत जो भी इधर-उधर से पैसे मिलते हैं, घर पे चाचा आए उसने पैसे दे दिए, पापा पैसे देते हैं, फिर मैं किसी को ट्यूशन पढ़ा देती हूँ हफ्ते में 2 दिन तो पैसे आ जाते हैं। जहाँ से भी थोड़े बहुत पैसे आते हैं, आप वहीं से फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। क्योंकि स्टेप्स तो वही हैं, आगे जाके बस वो बड़े अमाउंट पे लग जाएँगे, है ना? तो जैसे ही आपको अभी से आदत डलेगी, वही आप बड़े अमाउंट पे इम्प्लीमेंट कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के, है ना? आगे क्या लिखा है? व्हाट हैपेंस टू अ फैमिली व्हेन देयर नो इमरजेंसी सेविंग्स? एकदम से कोई इमरजेंसी सेविंग्स नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत हो गई, आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, आपको लोन लेना पड़ेगा, आपको ज़्यादा अमाउंट पे लोन लेना पड़ेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ेगा, फिर बाद में आप उस इंटरेस्ट को चुकता करने के लिए आपको अपने फ्यूचर सेल्फ को दिक्कत देनी पड़ेगी। आप अगर अगर आपके पास पैसे बचे होते, तो आज आपको ₹2000 देने पड़ते। बट क्योंकि आपके पास पैसे नहीं बचे थे, अब आपको ₹3000 देने पड़ेंगे। तो आपके फ्यूचर सेल्फ को आपने खुद दिक्कत दी है ना? तो आप अपनी हालत के लिए खुद ज़िम्मेदार हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इमरजेंसी बफर में 3 से 6 महीने के या कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आपको सूटेबल लगता है, अपने दिमाग से वो आप साइड करके रखें। ठीक है? तो ये चीज़ एक्चुअली बहुत सब्जेक्टिव होती है, बंदा टू बंदा बहुत वेरी
ठीक है। हाउ डू स्मॉल हैबिट्स अफेक्टिवली डेली अफेक्ट योर फ्यूचर। तो हमने दो चीजें देखी इसमें कि अगर ये छोटी छोटी आदतें हैं तो ये धीरे धीरे करके बड़ा अमाउंट बनेगा। हमारा शॉर्ट टर्म गोल जो भी होगा वो अचीव होगा। हमारा लॉन्ग टर्म गोल अगर हम कंसिस्टेंटली पेशेंटली सेव करते रहेंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म गोल भी अचीव होगा। और ये हमारी हैबिट बिल्ड होगी तो ये हमें फ्यूचर में बड़े अमाउंट्स में बहुत ज्यादा बेनिफिट भी करेगी। ठीक है। ओके। ये तो हमने करा ही था। आप लोगों को मैंने कहा था कि आप अपना बजट बनाएं, है ना, अपना गोल सेट करें। और फाइनेंशियल फाइनल टेक अवे, ठीक है। आई थिंक ये भी आपका असाइनमेंट है। हाँ, ये आपका असाइनमेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये ग्रेडिंग के लिए आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना होगा। ठीक है। एंड आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल वही बजटिंग वाली बात है कि आप अपना गोल वगैरह फिक्स करें। यहाँ लिखा हुआ है कि आपको कैसे करना है। टारगेट, आउटफ्लो स्ट्रेटेजी, सेफ्टी नेट। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसमें। आगे क्या लिखा है, द फाइनल टेक अवे, स्मॉल मनी प्लस बिग डिसिप्लिन इक्वल टू सिक्योर फ्यूचर। अमाउंट मैटर नहीं करता है। क्या मैटर करता है कि आप डिसिप्लिन के साथ, है ना, एक कायदे के साथ आप हर महीने हर हफ्ते उस पैसे को जोड़ रहे हैं, जिससे आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए पैसे जुड़ जाएंगे। फ्यूचर की गाड़ी के लिए डाउन पेमेंट आ जाएगी, फ्यूचर के घर के लिए डाउन पेमेंट आ जाएगी, फ्यूचर की मास्टर्स के लिए पैसे जुड़ जाएंगे, है ना। फ्यूचर सिक्योर हो गया आपका, आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। फ्यूचर में कोई टेंशन नहीं है कि अगर एकदम से खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत हो जाए तो आपके पास पैसा पड़ा है। आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपका फ्यूचर टेंशन फ्री है। छोटे पैसे और बड़े कायदे से, डिसिप्लिन से आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। ओके, वी आर डन विद टुडेस क्लास। एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, वरना आई एंड टुडेस क्लास। आई होप आज की क्लास तो टेक्निकली रिवीजन ही थी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट है तो प्लीज पूछ लो, वरना मैं एंड करूं, मेरे को दूसरी क्लास ज्वाइन करनी है। नो डाउट्स। नो डाउट, ठीक है। मजा आया क्लास में? ऑल गुड? परफेक्ट, ठीक है, वेरी स्वीट। स्टॉप रिकॉर्डिंग। परफेक्ट।